वात की बीमारियों के अंदर वात की बीमारियां दो प्रकार से होती हैं, जिसे संधिवात भी कहते हैं और गठियावात भी। संधिवात को ही अंग्रेजी के अंदर रूमेटिज्म कहते हैं और गठियावात को अंग्रेजी के अंदर गाउट कहते हैं। अगर आप गाउट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग रूमेटिज्म क्या है, वो कितने प्रकार का है, वो किस कारण से होता है और उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसके अंदर क्या चिकित्सा पाथ्य ले सकते हैं और उसका क्या होम्योपैथिक उपचार किया जा सकता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। संधिवात भी दो प्रकार का होता है, एक्यूट जिसे नया भी कहते हैं और पुराना जिसे क्रोनिक रूमेटिज्म कहते हैं। एक्यूट जो रूमेटिज्म है उसके अंदर जो प्रत्येक जॉइंट है उसके अंदर या उसके बीच के अंदर एक गांठ की तरह का एक अस्थि आवरक झिल्ली होती है और इस झिल्ली के अंदर साइनोवियल फ्लूइड्स होता है और वो उसमें से निकलकर गांठ के चारों ओर मूवमेंट देता है। और जब हम लोग चलते हैं तो हड्डी का जो घर्षण होता है इस साइनोवियल फ्लूइड के कारण वो नहीं हो पाता है और हम लोग आसानी से अपने मूवमेंट्स कर सकते हैं। इस पर्दे का नाम साइनोवियल मेम्ब्रेन है और जब इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो फिर एक्यूट रूमेटिज्म के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसकी वजह से उस रोगी को बुखार भी आ सकता है, हरारत भी हो सकती है। एक्यूट रूमेटिज्म के क्या लक्षण हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके अंदर जो उसकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसके कारण फिर उपसर्ग प्रकार के जो सिम्टम्स हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर पहले जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर रक्त की अधिकता हो जाती है, कंजेशन ऑफ ब्लड होता है और उसके बाद में उसके भीतर में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। पहले ये व्यक्ति के घुटनों के ऊपर इसका असर शुरू होता है, उसके बाद में ये कोहनी, एड़ी, कलाई, कंधों के ऊपर भी इसका फिर बाद में असर दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ पर उसके एक जॉइंट का जो इन्फ्लामेशन है वो अगर घट जाता है तो उसके बाद में फिर ये दूसरे जॉइंट की तरफ इसका रुख हो जाता है और वहाँ पर फिर ये इन्फ्लामेशन करना शुरू कर देता है। ये रूमेटिज्म की एक ख़ास विशेषता है कि एक जॉइंट से फिर ये दूसरे जॉइंट की तरफ चला जाता है। इसके अंदर जो जॉइंट्स हैं अगर उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो सूख जाती हैं, उसका जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो जाता है, उसके कारण घर्षण होती है, वहाँ जलन होती है, वहाँ पे गर्मी महसूस होती है। इसके अलावा उसके अंदर दर्द भी रहता है। जॉइंट्स के चारों तरफ वो फूल जाता है, वहाँ सूजन आ जाती है। इसके कारण वो अपने अंगों को या जॉइंट्स को हिला नहीं सकता, उसे वो स्थिर एक ही जगह पर रखे तो उसे कुछ आराम आता है। इसके अंदर फिर बहुत सारी जो संधियाँ हैं, बहुत सारे जो जॉइंट्स हैं, एक साथ भी आक्रमण हो सकता है और पूरी बॉडी के अंदर उसको असहनीय दर्द होनी शुरू हो जाती है। रूमेटिज्म की जो दर्द है ये साधारणतः रात के समय में या वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग ठंडी जगह पे रहते हैं, सीलन वाली जगह पे, बरसात वाली एरियाज़ के अंदर, वहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अंदर उसको चिलक मारने जैसा असहनीय दर्द होता है। इसके अंदर उसकी जो जॉइंट्स की गांठों के अलावा उसकी पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, एंडोकार्डाइटिस के अंदर उसके प्लूरा के अंदर भी इन्फेक्शन दिखना शुरू हो सकता है। अगर ये युवकों के अंदर बीमारी हो जाए तो फिर इसका उसके हार्ट के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है। तो इसकी फिर परीक्षा करनी चाहिए कि उसके हार्ट की बार बार जांच करते रहें ताकि पता चल सके कि उसके ऊपर कितना उसका प्रकोप हुआ है। इसके अंदर उसकी जो पेरिकार्डियम है, जो हार्ट की कवरिंग है, उसके ऊपर इसका आक्रमण ज़्यादा होता है। इसके कारण उसको सीने के अंदर दर्द होती है, सांस लेने छोड़ने में कष्ट होता है, उसका कलेजा धड़कता है, हार्ट बीट्स हैं उसकी अनियमित हो जाती हैं, कभी तेज़ चलती हैं, कभी धीमी हो जाती हैं। इस तरह के लक्षण इसमें बार बार दिखाई देते हैं। इसके अंदर उसकी स्टेथोस्कोप के द्वारा हर बार परीक्षा करते रहें ताकि पता लगता रहे कि किस तरह के सिम्टम्स उस पेशेंट के अंदर बार बार आ रहे हैं। नॉर्मली जो हार्ट की साउंड्स होती हैं उसके अंदर फ्रिक्शन साउंड्स सुनाई देती हैं, तो जब उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है तो फिर डल साउंड्स सुनाई देती हैं, जो कि एक रूमेटिज्म का कारण है। इसके अंदर उसको सांस लेने के अंदर बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। स्टेथोस्कोप द्वारा जांच करने पर डल साउंड सुनाई देती हैं,
ब्रूई साउंड सुनाई देती हैं। इसके अंदर जो एंडोकार्डाइटिस का जब उसके ऊपर प्रकोप होता है तो उसके हार्ट के जो बायां भाग है, लेफ्ट साइड है, उसके ऊपर इसका आक्रमण ज़्यादा होता है। रूमेटिज्म के कारण अगर उसके हार्ट पे इस तरह की प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं तो ये एक चिंता का विषय है। इसके अंदर उसके बहुत ध्यान से उसका जो रोग का है, उसके जो कारण है, उसका उपचार करना चाहिए, अन्यथा उसकी मृत्यु भी इसके कारण हो सकती है। एक्यूट रूमेटिज्म के अंदर उसको जो बुखार आ सकता है वो 100 डिग्री से लेकर 102 103 तक भी जा सकता है। कभी कभी 105 डिग्री तक भी उसका फीवर हो सकता है और कुछ दिन रहने के बाद में फिर वो 97 100 के आसपास भी रहता है। पर प्रायः इसके अंदर जो उसका बुखार है 102 के आसपास अक्सर रहता है। सुबह के समय में उसका जो बुखार है वो कम रहता है, लेकिन बाद में फिर ये दिन के अंदर बढ़ जाता है। बुखार के अंदर उसकी नाड़ी मोटी हो जाती है, तेज चलती है, उसको प्यास लगती है, जीभ के ऊपर सफ़ेद मैल का मल उसके अंदर दिखाई देता है, उसको बहुत ज़्यादा बदबूदार पसीना आता है। पसीना आने के बाद में भी उसका बुखार है वो कम नहीं होता है। उसको पेशाब थोड़ा आ सकता है, पेशाब के अंदर लाल रंग रक्त आदि भी मिल सकते हैं, पेशाब के अंदर एल्बुमिन भी दिखाई दे सकता है। इसके अलावा लीथेट्स, स्टोन्स आदि भी इसके अंदर दिखाई दे सकते हैं। जो एक्यूट उसको रूमेटिज़म है ये 30 से 40 दिन तक भी रह सकता है। जो एक्यूट रूमेटिज़म है ये किस कारण से होता है, इसके अंदर जब उसको अचानक बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाए, वो बरसात के अंदर भीग जाए, गनोरिया के बाद में भी इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। रूमेटिज़म हेरिडिटरी के कारण भी हो सकता है। अगर माता पिता को रूमेटिज़म है तो बच्चों को भी हो सकता है। इसके अलावा सेप्टिक फीवर, दूषित ज्वर के बाद में भी रूमेटिज़म के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। एक्यूट रूमेटिज़म की हम लोग क्या चिकित्सा पाथ्य कर सकते हैं? जब तक रोगी स्वस्थ ना हो जाए उसे आराम कराना चाहिए, उसको बिस्तर के ऊपर लिटा कर रखें। ऐसे तो जब दर्द के कारण या जब नया वात या नई संधि के ऊपर उसका आक्रमण होता है तो वो व्यक्ति वैसे भी हिल डुल नहीं सकता, तो वो बिस्तर पर ही लेटा रहता है। किंतु जब बीमारी पुरानी हो जाए तो फिर वो थोड़ा चल फिर सकता है, उसका दर्द भी है वो घट जाता है और इसके कारण फिर वो बिछौने पर या बिस्तर पर कम ही रहता है। बिछौने से जब वो उठता है तो उस समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो अचानक जब वो उठता है उसके कारण उसके हार्ट के ऊपर जोर पड़ सकता है और हार्ट की कई गड़बड़ियाँ उसके अंदर दिखाई दे सकती हैं। अंदर उसको पसीना आ सकता है, ठंडा पसीना आ सकता है। अगर उसको दर्द होता हो तो उसको कंबल रजाई उड़ाकर भी रखें, उसके कारण उसको अगर पसीना आता है उससे भी कई बार उसके थोड़े उपसर्ग हैं कम हो जाएंगे। जब उसको बुखार हो जाता है तो उसको गर्म पानी या गुनगुना पानी दें तो वो उसको ज़्यादा लाभदायक होता है। ठंडा पानी से इसमें परहेज करें। इसके अलावा अगर वो दूध सहन कर सकता है तो उसे दूध दें, दूध इसके लिए उत्तम है। उसे बार्ली दे सकते हैं, छेने का पानी है, अरारोट का पानी है, वो भी इसके अंदर लाभदायक है। इसके अलावा उसको सूजी की रोटी, सब्जियां आदि भी दे सकते हैं। पाव रोटी, आलू, परवल आदि भी इसके अंदर दिए जा सकते हैं। इसके अंदर जो मांस मछली है, नॉन वेज हैं, वो ना दें। जो क्रोनिक रूमेटिज़म है ये भी दो प्रकार का होता है। इसके अंदर क्रोनिक मस्कुलर रूमेटिज़म है और दूसरा क्रोनिक आर्टिकुलर रूमेटिज़म है। जो क्रोनिक मस्कुलर रूमेटिज़म है इसके अंदर उसकी मसल्स के ऊपर भी अटैक होता है। ये उसके जॉइंट्स की बीमारी कम बल्कि उसकी मसल्स की बीमारी ज़्यादा होती है, इसलिए इसे पेशीवात भी कहते हैं, मसलवात भी कह सकते हैं। में जो उसको दर्द होता है वो न्यूरैल्जिक पेन अधिक होता है, असहनीय उसको दर्द होता है। ये जो पेशीवात है या जो मस्कुलर रूमेटिज़म है, ये जो पुराने रूमेटिज़म के पेशेंट हैं उनके अंदर ये अधिकतर पाया जाता है। कुछ बीमारियां क्रोनिक जो मस्कुलर रूमेटिज़म है उसके अंदर आती हैं। उसके अंदर स्टिफ नेक भी है, यूरोडाइनिया, लम्बैगो आदि बीमारियां इसके अंदर आती हैं। जो स्टिफ नेक है उसके अंदर उसकी जो गर्दन की पेशियां हैं, मसल्स हैं, उसके ऊपर इसका आक्रमण होता है और इसे ही स्टिफ नेक कहते हैं। इसके अंदर जो क्लाइडोमेस्टाइड मसल्स है उसके ऊपर इसका अधिक आक्रमण होता है। पेशी के अंदर दर्द होती है, जलन होती है, उसके अंदर सूजन आ जाती है, उसमें खिंचाव महसूस होता है और रोगी अपनी गर्दन घुमा नहीं सकता, गर्दन उसकी एक और खिंची रह जाती है। इसे रे नेक भी कहते हैं।
जो प्लूरोडाइना है इसके अंदर उसके जो हाथ हैं, छाती है, रिब्स के ऊपर या पसलियों के ऊपर की जो मसल्स हैं उसके ऊपर इसका आक्रमण अधिक होता है। पेक्टोरल जो मेजर मसल्स हैं उसके ऊपर, कोस्टल मसल्स हैं उसके अंदर भी इसका आक्रमण होता है। रिब्स की जो पेशियां हैं, मसल्स हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सांस लेने छोड़ने में भी उसको कष्ट होता है। वो अपनी करवट रात को नहीं बदल सकता। छींकने खांसने में भी उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो कभी कभी इसके अंदर हम लोग इसको प्लूरिसी के साथ में भी भ्रम कर सकते हैं, लेकिन ये प्लूरिसी की बीमारी नहीं है, तो यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए। लम्बैगो रूमेटिज़म है जिसे कटिवात भी कहते हैं। इसके अंदर जो उसकी कमर की पेशियां हैं, मसल्स हैं, उसके ऊपर जब आक्रमण होता है तो लम्बैगो होता है। ज़मीन से कोई भी चीज़ उठाने के अंदर, झुकने के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। वो तनकर खड़ा नहीं हो सकता है। चलने फिरने में भी उसको परेशानी होती है। ज़्यादातर कमर के अंदर ये दर्द बहुत रहता है। सुबह के समय के अंदर ये अधिकतर ज़्यादा पाया जाता है। लम्बैगो और लम्बैगो न्यूरैल्जिया को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? इसके अंदर जब कमर के ऊपर उसके दर्द होता है तो हिलने डुलने से अगर वो दर्द बढ़ता हो तो वो लम्बैगो है, और अगर हिलने डुलने से भी उसका दर्द ना बढ़े ना घटे तो वो लम्बैगो न्यूरैल्जिया कहलाएगा। और इसके अलावा जो लम्बैगो दर्द है वो कमर के एक हिस्से पर ज़्यादा रहता है, एक जगह पर लोकल रहता है, जबकि जो लम्बैगो न्यूरैल्जिया है वो उसकी पूरी कमर के अंदर, पूरी कमर के चारों तरफ फैल सकता है। क्रॉनिक आर्टिकुलर जो रूमेटिज़म है ये अपने आप ही बहुत धीरे धीरे इसकी जो वृद्धि है वो होती है। अगर माता पिता को वात रोग है तो बच्चों के अंदर अक्सर क्रॉनिक आर्टिकुलर रूमेटिज़म दिखाई देता है। ये सर्दी के अंदर अधिकतर बढ़ जाता है। बरसात के मौसम में, बसंत के मौसम में इसके केसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। शरीर के जो बाकी सभी जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इसका आक्रमण होता है वो उसके नी के ऊपर होता है। घुटने की जो हड्डी है, जॉइंट्स हैं, वहाँ पर इसका आक्रमण अधिकतर दिखाई देता है। ये कई महीनों तक, कई वर्षों तक उसको चलने फिरने में दर्द होती है। इसके अंदर वो जब भी चलता है या जब भी वो सुबह उठता है तो उसके नी के अंदर, उसके घुटने के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। ज़रा सा भी हिलने डुलने पर उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। सूजन इसके अंदर ज़्यादा नहीं रहती, पर इसके अंदर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। इसके कारण ये फूली हुई दिखाई देती हैं। घुटने के ऊपर हाथ रखकर परीक्षा की जाती है तो फिर वहाँ पर कड़कड़ की आवाज़ सुनाई दे सकती है। कभी कभी ये जो स्थान है बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अगर जॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कड़ापन आ जाए तो फिर उसको चलने फिरने से परहेज करना चाहिए। स्टिफ जॉइंट्स कहते हैं। इसके कारण हो सकता है कि वो फिर खटिया ही पकड़ ले, हमेशा बेड पर ही रहे। के अंदर उसको बुखार नहीं रहता है या बुखार बहुत कम आता है, रहता भी है तो बहुत थोड़ा रहता है। इसके अंदर उसको पसीना नहीं के बराबर आता है। ये सारे जो लक्षण हैं क्रॉनिक आर्टिकुलर रूमेटिज़म के हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ये रात के अंदर इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है, सुबह के समय में भी ज़्यादा रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत चलने फिरने पे कुछ आराम आ जाता है। वर्षा ऋतु के अंदर, सर्दी के अंदर भी इसके सिम्टम्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। एक तरह का क्रॉनिक रूमेटिज़म और भी है जिसमें रोगी एक बार ठीक हो जाता है, कुछ समय के बाद में उसको फिर से इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बार वो बीमार हो जाता है, उसको बुखार रहता है, पसीना होता है, दिनों दिन वो कृश कमज़ोर होता जाता है, तो अक्सर ये बीमारी आरोग्य नहीं हो पाती है। रूमेटिज़म के अंदर हम लोग होम्योपैथिक दवाइयाँ उसके सिम्टम्स के हिसाब से, उसका रूमेटिज़म किस प्रकार का है उसके अनुसार देते हैं। उसके अलावा उस व्यक्ति की क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके क्या मानसिक स्थिति है, सर्दी गर्मी से उसके किस तरह के लक्षण प्रकट होते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर होती है। प्रथम अवस्था के अंदर या एक्यूट रूमेटिज़म के अंदर जब बहुत ज़्यादा उसको बेचैनी हो, बुखार आ जाए, अचानक ठंड लगने के कारण उसको ये तकलीफ़ हो, तो एकोनाइट इसके अंदर लाभदायक होती है। जॉइंट्स के अंदर अगर दर्द रहता है, गांठों के अंदर कड़ापन आ जाए, के अंदर सूजन हो, रात को ये उपसर्ग बढ़ जाएं, पसीना आने के बाद में भी ये उपसर्ग अगर ना घटें, तो मर्क्यूरिस वाइवस इसके अंदर लाभदायक होती है, जिसे हम लोग 6 पोटेंसी 12x के अंदर या 12 पोटेंसी में भी दे सकते हैं। एकोनाइट के बाद में अगर ये दर्द रात के अंदर रहे और गर्मी के कारण ये बढ़ जाए तो फिर सल्फ़र इसमें लाभदायक होगी।
एकोनाइट के बाद में जॉइंट्स के अंदर अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो, ज़रा सा भी हिलने डुलने में दर्द उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर ब्राइनिया दी जा सकती है। बहुत ज़्यादा अगर उसको बेचैनी हो, सुबह के समय में उसका शरीर अकड़ जाता हो, थोड़ा बहुत चलने के बाद में उसका शरीर जैसे कहते हैं रवा हो जा रहा है, उसके बाद में उसके कुछ उपसर्ग अगर घट जाते हों तो फिर रस्ट टॉक्स काम करती है। इसके अलावा बरसात में भीगने के बाद में भी अगर उसके ये उपसर्ग बढ़ते हैं तो रस्ट टॉक्स दी जा सकती है। पीठ के ऊपर, गर्दन के ऊपर या उसकी आँख के आसपास अगर इस तरह का रोग दिखाई देता है, उसे बेचैनी रहती है, तो एक्टिया रेसिमोसा मेडिसिन इसमें दी जा सकती है। स्टिल्जिया जो मेडिसिन है, इसकी मदर टिंचर तब इस्तेमाल की जाती है जब एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट के अंदर उसका आक्रमण होता रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती रहती है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हिलने डुलने में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो, तब ये दी जा सकती है। सिस्टिल्जिया जो मदर टिंचर है, ये लो पोटेंसी के अंदर उसकी कुछ बूंदें अगर उसको बार बार दी जाएं तो भी आराम आता है, और इसी मदर टिंचर को अगर ग्लिसरीन के अंदर मिलाकर उस जगह पर लेप किया जाए, मालिश की जाए, तो भी ये लाभदायक होती है। अगर उसके घुटने के अंदर, एड़ी के अंदर, वहाँ के जॉइंट्स के अंदर अगर दर्द हो, रात के समय में ये दर्द बढ़ जाती हो, गर्म घर के अंदर अगर वो रहता है, गर्मी से विश्राम करने से भी अगर ये बढ़ जाती हो, खुली हवा के अंदर अगर वो रहता है हिलने डुलने से, वहाँ पर फिर ये अगर कम हो जाती हो तो पल्सटिला इसके अंदर लाभदायक होगी। जॉइंट्स के अंदर अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा आग जैसी सिम्टम्स इसके अंदर दिखाई देते हों, तो फिर आर्सेनिक दी जा सकती है। अंदर वो गर्मी के अंदर भी जॉइंट्स के ऊपर गर्म कपड़ा बांध कर रखता है, तो आर्सेनिक इसमें लाभदायक होती है। रूमेटिज़म के अंदर अगर उसके पेशाब के अंदर बहुत ज़्यादा गंध आती हो, तो बेंजोइक एसिड इसके अंदर लाभदायक होगी। जो क्रोनिक मस्कुलर रूमेटिज़म है, उसके अंदर, जिसे पेशीवात भी कहते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेशियाँ बहुत ज़्यादा कड़ी हो जाएं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो आर्निका इसमें लाभदायक होगी। रूमेटिज़म के बाद में उसको बहुत ज़्यादा अगर कमजोरी आ जाती हो, तो चिलियम सर्फ है, कैलकेरिया फॉस है, इसके अंदर लाभदायक होती है। रूमेटिज़म गोनोरिया के कारण भी हो सकता है, सुजाक के कारण भी हो सकता है। अगर आप विस्तार से गोनोरिया क्या है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा गोनोरिया वाला वीडियो भी देख सकते हैं। पर यहाँ पर अगर गोनोरिया के कारण उसको रूमेटिज़म हुआ है और उसकी प्रथम अवस्था के अंदर उसको अगर बुखार है, बहुत ज़्यादा उद्वेग है, बेचैनी है, तो एकोनाइट दी जा सकती है। गोनोरिया का जो डिस्चार्ज है अगर वो रुक जाता है तो मेडोरिनियम मेडिसिन है वो दी जा सकती है। सुजाक का डिस्चार्ज अगर बंद हो जाता है, उसके बाद में एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट के अंदर अगर ये इन्फ्लामेशन जाता रहता है, तो फिर पल्सटिला दी जा सकती है। गोनोरिया के बाद में जब रूमेटिज़म हो और किसी भी दवा से अगर आराम ना आता हो, तो थूजा के बारे में भी विचार किया जा सकता है। सोरा विष के कारण, सोरा मियाज़म के कारण अगर उसको रूमेटिज़म हुआ हो, तो फिर सल्फ़र मेडिसिन दी जा सकती है। पुरानी अवस्था के अंदर मेडोरिनियम मेडिसिन दी जाए तो लाभदायक है। गर्मी की बीमारी के बाद में, या जिसे उपदंश भी कहते हैं, सिफिलिस कहते हैं, उसके बाद में अगर रूमेटिज़म हो जाए, वैसे तो आप मेरा सिफिलिस के ऊपर जो वीडियो है उसे भी देख सकते हैं, उसके अंदर सिफिलिस के बारे में विस्तार से बताया गया है। पर यहाँ पर अगर सिफिलिस के कारण उसको रूमेटिज़म हुआ है, या मरकरी या पारा के कारण अगर उसको रूमेटिज़म हुआ है, वात के कारण उसके पेरियोस्टियम के ऊपर अगर आक्रमण हुआ है, बोन्स के ऊपर आक्रमण हुआ है, तो काली आयोड इसके अंदर दी जा सकती है। पेरियोस्टियम के ऊपर जब आक्रमण होता है, रोगी सर्दी सहन नहीं कर सकता, और उसने अगर पारे का पहले सेवन ना किया हो, तो मर्क्यूरियस सोल इसमें दी जा सकती है। पारद के या मरकरी के अपव्यवहार के बाद में, रात को सूर्यास्त के बाद में, या सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक के अगर अंदर उसकी ये जो जॉइंट्स के अंदर पेन है वो बढ़ जाती है, और मेटेलिकम दी जा सकती है। हड्डियां अगर उसकी फूल जाती हैं तो काली बाइक्रोम और फाइटोलिका इसके अंदर लाभदायक होगी। सिस्टिल्जिया जो मदर टिंचर है, वो भी सिफिलिस के कारण अगर वात हुआ है तो वो भी अगर दी जाए तो उससे भी इसमें उसको लाभ होगा। स्टिफ नेक के कारण अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो लेक्निंथियस मेडिसिन आती है, डेनकुलर्स बल्ब मेडिसिन है, मैक्रोटिन मेडिसिन भी दी जा सकती है। मैक्रोटिन मेडिसिन है, ये जो पेशीवात है या जो क्रॉनिक मस्कुलर रूमेटिज़म है उसमें भी लाभदायक होती है। क्रॉनिक रूमेटिज़म के अंदर जो अन्य
मेडिसिन दी जा सकती हैं जिसके अंदर जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन उसको हो, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद में कुछ उसको आराम आ जाए, उसके बाद में फिर से उसके उद्वेग अगर प्रकट होते हों, अपना पुराना रूप धारण कर लें, संधियों के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर इसका विशेष जब असर दिखाई देता हो, उसकी जो जॉइंट्स हैं वो इतने ज़्यादा इसमें स्टिफ ना हो, रोगी अपनी जो जॉइंट्स हैं उनको हिलाने डुलाने के अंदर अगर असमर्थ हो, उसके ऊपर अगर वो गर्म कपड़ा बांध लेता है, उससे अगर उसको आराम आता हो, तो कैप्सिकम मेडिसिन इसके अंदर लाभदायक है। इसके अलावा कैप्सिकम मेडिसिन जो है उसकी अगर मदर टिंचर ग्लिसरीन के अंदर मिलाकर भी उसकी मालिश अगर उस जोड़ों के ऊपर अगर की जाए तो उससे भी उसको आराम मिलता है। उसके बाद में उसके ऊपर सेंधा नमक की गर्म पोटली से भी उसको सिकाई की जाए तो भी फिर जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा रूमेटिज़म के अंदर जो अन्य मेडिसिन दी जा सकती हैं उसके अंदर आयोडियम है, काली आयोड है, ब्राइनिया, रोडोमेडिसन, रस्टॉक्स, रूटा, लीडमपाल, पल्स्टिला, कोलोफाइलम, कॉल्चिकम, मर्क्यूरिस आदि दी जा सकती हैं। ये सब उसके सिम्टम्स के ऊपर आधारित होंगी। पैगों के लिए जो हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं, उसकी कमर दर्द के लिए जो मेडिसिन दे सकते हैं उसके अंदर रस्टॉक्स है, ब्राइनिया है, बेलाडोना है, बिरिस मदर टिंचर भी इसमें दी जा सकती है, रोडो मेडिसिन भी इसमें लाभदायक होती है। इसके अलावा आर्निका है, कॉल्चिकम, मैक्रोटिन, ये भी इसमें लाभदायक होंगी। पेरिकार्डाइटिस के अंदर, जिसके अंदर जो उसके हार्ट की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है रूमेटिज़म के कारण, तो फिर हम लोग कुछ अन्य दवाइयाँ भी दे सकते हैं। इसके अंदर हम लोग उसको एपिस दे सकते हैं, उसके अंदर उसके हार्ट के ऊपर सूजन हो सकती है, डंक मारने जैसा दर्द हो सकता है। कॉल्चिकम मेडिसिन भी इसमें दी जा सकती है। इसके अंदर रूमेटिज़म के बाद में जब उसके हार्ट पर आक्रमण होता है तो फिर ये दी जाती है। काली आयोड मेडिसिन भी जब रूमेटिज़म के कारण उसके पेरिकार्डाइटिस हो तो फिर ये लाभदायक होती है। अलावा कैक्टस मेडिसिन भी इसमें दी जा सकती है जो कि हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी दवा है, हार्ट टॉनिक के रूप में भी ये कार्य करती है। कॉन्वलेरिया जो मेडिसिन है वो भी रूमेटिज़म के कारण अगर पेरिकार्डाइटिस हुआ है तो लाभदायक होती है। इसके अलावा सल्फ़र मेडिसिन भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। एंडोकार्डाइटिस के कारण अगर उसको रूमेटिज़म हुआ है या रूमेटिज़म के कारण उसको एंडोकार्डाइटिस हुआ है, एंडोकार्डाइटिस के अंदर जो उसकी हार्ट की इनर मसल्स हैं उसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। उसके अंदर हम लोग जो होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं उसके अंदर एकोनाइट दे सकते हैं, बेलाडोना है, कैक्टस है, क्रेटागस है, सिमिसीफुगा मेडिसिन भी इसमें दी जा सकती है। इसके अलावा स्पाइजीलिया, रेटमविड आदि भी इसमें दी जा सकती है। यहाँ पर मैंने जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकॉन को भी ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ में नए वीडियो के अंदर। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।